हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक वेट कोरोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन के अंदर मेटल को कोरोड करने में वाटर का कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अब ये वेट कोरोजन भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। हम एक एक करके तीनों थ्योरी पढ़ेंगे और एकदम ढंग से हमें तीनों थ्योरी समझनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेट कोरोजन का मतलब है किसी भी मेटल को कोरोड करने के अंदर वाटर का भी इन्वॉल्व होना वेट कोरोजन। अब वाटर क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? वाटर के अंदर कहीं ना कहीं डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन और CO2। तो जब तीनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी, वाटर, O2, CO2, तो वो मेटल का कोरोजन करने के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। ठीक है, हम इस वेट कोरोजन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है उसका इवोल्यूशन। सेकेंड हम इसके अंदर पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। और थर्ड हम इसके अंदर पढ़ेंगे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन को एक साथ कंपैरेटिव वे में पढ़ते हुए। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास में मान लीजिए कोई आयरन मेटल है। ठीक है, ये आपके पास में क्या प्रेजेंट है? आयरन मेटल। ये जो आपके पास में आयरन मेटल प्रेजेंट है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपके पास में आयरन मेटल प्रेजेंट है, और अगर आपके आयरन मेटल को कहीं से भी एसिडिक एनवायरनमेंट मिल जाए, यानी मान लीजिए इस आयरन मेटल पे अटैक हो जाए किसी भी पर्टिकुलर एसिड का, यानी HCl का, H2SO4 का, या किसी भी एसिड का इसके अंदर अटैक हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा इस केस के अंदर, किस तरीके से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है हम देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आयरन, आयरन हमारा एनोड की तरह वर्क करेगा, या मैं कह सकती हूँ कि आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, आयरन मेटल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो अगर मैं बात करूं आयरन की, तो एनोड में कह सकती हूँ, या आयरन मेटल एनोड पे क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, आयरन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+2 आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आपके आयरन मेटल पे अटैक कौन कर रहा है, कौन सा क्या चीज अटैक कर रही है आपके आयरन मेटल पे? HCl, एसिड अटैक कर रहा है। या हम कह सकते हैं अगर मेटल हमारा एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होता है तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है। क्योंकि HCl के अंदर आपको पता है H+ आयन प्रेजेंट होता है, इस H+ आयन को तलाश है इलेक्ट्रॉन की, और क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इस H+ को कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा कैथोड पे? देखिए, कैथोडिक रीजन के अंदर या कैथोडिक एरिया में अगर कहूँ इसको, तो कैथोडिक एरिया पे क्या रिएक्शन होगी? ये H+ है, 2 H+ मैं यहाँ ले लेती हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा? हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से जब आपका आयरन मेटल किसी एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होता है, या कोई भी मेटल आपका एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होता है, तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इस तरीके से होता है। ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शन में लिखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे और हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी आयरन प्लस 2H+, और क्या बन जाएगा? आयरन का हो गया ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाता है? इवोल्यूशन। तो इस तरीके से वेट कोरोजन का फर्स्ट टाइप हो गया आपके पास में इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब भी आपका मेटल कहाँ प्रेजेंट होता है? एसिडिक मीडियम के अंदर। ये तो हमने समझ लिया। अब हम सेकंड पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस कैसे होता है। देखिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास में एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा। पहली बात तो जो कंडीशन इसके लिए चाहिए वो चाहिए जब आपका मेटल न्यूट्रल मीडियम के अंदर प्रेजेंट हो या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में प्रेजेंट हो। तो आपका जो मेटल है, मेटल को कैसी कंडीशन चाहिए? मेटल को कंडीशन चाहिए इसके अंदर न्यूट्रल। अगर आपका मेटल कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट है? न्यूट्रल मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। जबकि इसके अंदर आपका जो मेटल है वो कहाँ प्रेजेंट है?
एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम चाहिए इसके लिए? एसिडिक मीडियम। ठीक है, दोनों को हम कंपैरेटिव स्टडी करते हुए पढ़ेंगे। अब क्या होगा, मान लीजिए अगेन ये हमारे पास में हमारा क्या है, आयरन मेटल है। ठीक है, अब इस आयरन मेटल के ऊपर गलती से भी H2O वाटर आ जाए, क्योंकि कैसा मीडियम है हमारे पास में? न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मतलब ना एसिड न्यूट्रल या फिर हल्का सा स्लाइटली बेसिक मीडियम हो। न्यूट्रल है मतलब क्या है आपके पास में? पानी, H2O प्रेजेंट है। तो ये आपके पास में प्रेजेंट है H2O, ये आयरन मेटल, और इस आयरन मेटल के ऊपर किसकी ड्रॉप्स अगर आ गई? H2O की। आपको पता है H2O में प्रेजेंट होती है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। H2O में क्या प्रेजेंट होती है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। बस फिर क्या है, H2O में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिल गई, दोनों रिएक्शन करेंगी और 100% बात है कि आयरन का कोरोजन होगा ही होगा। ठीक है, किस तरीके से होगा? सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनोडिक एरिया की, अगर मैं बात करती हूँ किसकी? एनोडिक एरिया पे क्या होगा? सेम चीज, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, आयरन कन्वर्ट हो जाएगा Fe+2 में, और साथ में क्या निकल जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन 2 इलेक्ट्रॉन की तलाश किसको है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? वाटर के अंदर। वाटर अगर आपके मेटल के कांटेक्ट में आ गया, क्योंकि वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, तो इस ऑक्सीजन को क्या चाहिए? अब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके और ऑक्सीजन जो हो रही है वो OH- आयन में क्या हो रही है? कन्वर्ट। तो रिएक्शन क्या होगी? अगर हम बात करें कैथोडिक एरिया, कैथोडिक एरिया पे क्या रिएक्शन होगी? आपके पास में हाफ ऑक्सीजन प्लस H2O, क्योंकि वाटर भी मिल रहा है, वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस ऑक्सीजन को मिल गए, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? OH- आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन का। इसे ही कहा जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें 2 तो ये हो गया 2OH-, 2 हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, तो देखिए अब इस आयरन को, ये जो हमारे पास में आयरन बना है Fe+2, आयरन का जो Fe+2 आयन बना है, इसे जैसे ही 2OH- हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फेरस हाइड्रोक्साइड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फेरस हाइड्रोक्साइड। और ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसे फर्दर अगर और ऑक्सीजन मिल जाए और वाटर मिल जाए, तो ये आगे फिर किसमें कन्वर्ट होगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड में। देखिए कैसे, ये आपके पास में FeOH होल ट्वाइस, उसके बाद अगर इसको मिल जाती है ऑक्सीजन, साथ में इसको मिल जाते हैं H2O, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा FeOH होल थ्राइस के अंदर। रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें, यहाँ पे 4 और ये हमारे पास में 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 3 जा 12 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ठीक है, और इस फेरिक हाइड्रोक्साइड को फर्दर अगर ऑक्सीजन के साथ मिलती चली जाएगी, वाटर मिलता चला जाएगा, तो फाइनली आपके पास में क्या बन जाएगी? रस्ट। ये आपके पास में होती है रस्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है जब आपका मेटल होता है न्यूट्रल मीडियम के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी अगर आपके मेटल के ऊपर वाटर का डिपोजिशन हो जाए, क्योंकि वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो इस समय एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ये रिएक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, अब आयरन के साथ एक और प्रॉब्लम होती है। जो आयरन की जो रस्ट होती है, वो रस्ट कैसी होती है? स्टिकी रस्ट नहीं होती वो। ठीक है, अगर वो स्टिकी रस्ट हो तो वो उसकी स्टिक हो जाएगी, लेकिन आयरन की रस्ट जो होती है वो कंटिन्यूअसली झड़ती रहती है। अब वो कंटिन्यूअसली अगर निकलती रहेगी, तो जैसे ही रस्ट बनी, ये हट गई, फिर न्यू सरफेस जो है वो कांटेक्ट में आएगी वापस से ऑक्सीजन के, उसका फर्दर कोरोजन होगा। तो आयरन का इसीलिए तब तक कोरोजन चलता रहता है कंटिन्यूअसली, जब तक कंप्लीट आयरन क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। तो आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए बहुत सारे प्रिवेंशन भी किए जाते हैं, जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास में गैल्वेनिक सेल कोरोजन, या गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये अब हम देखते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन कहते हैं। देखिए, ये जानने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहती हूँ। आप लोग देखिए इधर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनोड, एनोड क्या होता है अगर मैं आप लोगों से पूछूं? एनोड जो है वो कैसा चार्ज टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कंफ्यूज होने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। ए मीन्स एड, एड मीन्स प्लस, यानी एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल होता है, आपको याद रखना है। अगर एनोड पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल है, तो कैथोड क्या हुआ? ऑब्वियसली उसे याद करने की जरूरत नहीं है, कैथोड कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज टर्मिनल। आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल, यानी कहां से? कैथोड से कहां पे होता है?
एनोड की तरफ होता है, ये भी आप लोगों को पता है। और करंट का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, ये भी आप लोगों को पता है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे सब कुछ उल्टा होता है। ठीक है, कैसे उल्टा होता है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। लेकिन अगर इन जनरल आपसे पूछा जाए एनोड कैसा चार्ज टर्मिनल है, तो एनोड ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल होता है। ओके, इसके अलावा एक हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास हुआ करती थी। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ज्यादा जरूरी नहीं आपको पूरी याद हो, लेकिन थोड़ी बहुत भी अगर आपको याद रहेगी तो बहुत सही रहेगा। देखिए क्या थी वो सीरीज, लिथियम पोटेशियम लेके बारात खाना, मजे से आला मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें। हम एक बार यहाँ तक ही चलते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जब इस टेबल के अंदर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो जो मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं और ऊपर आने वाले मेटल जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, ये आपको पता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जिंक और एल्यूमिनियम को अगर मैंने दो मेटल सेलेक्ट किए तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एल्यूमिनियम का हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यानी ये टेबल हमें बताती है कि ऊपर आने वाले मेटल का ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी ऊपर आने वाला मेटल इस सीरीज के अंदर ऊपर आने वाले मेटल का ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव मेटल होता है। और एक और चीज कि ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसे ही हमेशा क्या कहते हैं हम, एनोड। या मैं कह सकती हूँ कि एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। कभी भी जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, या मैं आपसे कहूँ कि अगर हम पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल की भी बात करें या जो भी सेल हम बना रहे हैं, तो दो मेटल हम चूज करते हैं। उन दो मेटल में से कौन सा मेटल एनोड की तरह वर्क करेगा, जो इस सीरीज के अंदर ऊपर आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और साथ में जो मेटल ऊपर आ रहा है जो एनोड की तरह वर्क कर रहा है, उसी पार्ट का उसी एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ये आपको रट लेना है। आंख बंद करके कभी भी कोई आपसे पूछे किसका ऑक्सीडेशन होता है, एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, एनोड का डिके होता है। ऑलवेज ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल कोरोजन। यहाँ मैं लिख सकती हूँ गैल्वेनिक सेल कोरोजन। ठीक है, या मैं इस सबको एक बार हटा ही देती हूँ ताकि हमारे बोर्ड पे स्पेस हो जाए। और अब हम शुरू करते हैं गैल्वेनिक सेल कोरोजन। वैसे ये आप 11th में या 12th में पढ़ भी चुके हैं। देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये हमारे पास में एक कंटेनर, ये दूसरा हमने कंटेनर ले लिया। ओके, यहाँ पे ये जिंक की रोड है और इस जिंक की रोड को हमने डिप कर दिया किस सॉल्यूशन के अंदर, ZnSO4 के सॉल्यूशन में। और ये रोड किसकी है, जिंक रोड। इसी तरीके से ये आपके पास में कॉपर की रोड है। ओके, कॉपर रोड। और इस कॉपर की रोड को अगर मैं डिप कर दूं किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मैंने डिप कर दिया। और मैंने इन्हें कनेक्ट कर दिया है इस तरीके से वोल्टमीटर से। और यहाँ पे आपको पता होगा हमारे पास में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, सॉल्ट ब्रिज जिसमें इनर्ट हमारे पास में सॉल्यूशन होता है, उसके थ्रू हमने इसको क्या कर दिया है, दोनों हाफ सेल, इन्हें कहा जाता है हाफ सेल, इन दोनों हाफ सेल को हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, क्या होगा आपको पता है, अभी अभी मैंने सीरीज बनाई थी, मैं एक बार दोबारा बना देती हूँ। ये देखिए, एक की बारात का ना मजे से आला मन जो करे फेंक दे निगाहें। ठीक है, तो आप देखिए सुंदरी प्यार भरी, और उसके बाद हाइड्रोजन और इसके बाद कॉपर आता है। यानी कि अगर जिंक को और कॉपर को मैंने सेलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आ रहा है, तो ये वर्क करेगा एनोड, और एनोड का ही हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड का ही हमेशा डिके होता है। तो ये जिंक जो है, जिंक रोड जो जिंक ZnSO4 सॉल्यूशन में है, ये वर्क करेगी एनोड की तरह। ठीक है, अब क्या होगा, एनोड, आपको पता है एनोड पे क्या होता है, एट एनोड हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी जिंक कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 के अंदर, और साथ में क्या दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जिंक की रोड पे जो जिंक डिपॉजिट है, ये जिंक यहाँ से निकलेगा Zn+2 में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, अपने इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहाँ पे,
एनोड से कैथोड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ये एनोड की तरफ वर्क कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव कर रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एनोड से कैथोड। हो गया अपोजिट, नॉर्मल से अपोजिट हो गया। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कैथोड से एनोड की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मूव करके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, Cu+2 प्रेजेंट है। इन Cu+2 को क्या मिल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। Cu+2 को जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में, और इस कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा, कॉपर का डिपोजिशन कॉपर रोड के नीचे हो जाएगा। यानी एनोड की रोड तो धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, पतली थिन। एनोड का क्या हो रहा है, कोरोजन, और कॉपर का डिपोजिशन कहाँ हो जाएगा, कॉपर रोड के ऊपर। तो देखिए एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगा। ये आपके पास में Cu+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं गैल्वेनिक सेल कोरोजन। गैल्वेनिक सेल में पर्टिकुलर हमें जिंक मेटल और कॉपर मेटल को लेना होता है, यानी कि एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड का डिके हो रहा है, और कॉपर रोड जो कैथोड है उस पर कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, यानी ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं बात करूं, अगर इसे मैं लिखूं ओवरऑल रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, Zn प्लस Cu+2, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, Zn तो कन्वर्ट हो गया Zn+2 में, और Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर के अंदर, और धीरे धीरे जिंक की रोड क्या होती चली जाएगी, थिन होती चली जाएगी। इसे ही कहा जाता है गैल्वेनिक सेल कोरोजन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हो रहा है एनोड से कैथोड की तरफ, और ऑब्वियसली करंट का फ्लो कहाँ से होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट का फ्लो होगा कैथोड से एनोड की तरफ। तो इस तरीके से आपके सिलेबस में वेट कोरोजन के 3 टाइप है। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन जो कि एसिडिक मीडियम में होता है, इसके बाद अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है न्यूट्रल मीडियम में, और थर्ड है आपके पास में गैल्वेनिक सेल कोरोजन। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम प्रोटेक्शन कैसे पा सकते हैं, हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कोरोजन को होने से। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।